जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एस्टेट का फॉर्म आ गया है बिहार एस्टेट का, यानी बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। यानी टीचर होने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, जिस तरह से हम लोग सीटेट देते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी तरह से बिहार के अंदर में भी बिहार का अपना एस्टेट होता है STET। देखो इसके इसके अंदर में होता क्या है। अब अभी बिहार के अंदर में वर्तमान में आपको पता है कि जो एग्जामिनेशन है वो BPSC के द्वारा ली जाती है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, ये एस्टेट कराने की ज़रूरत क्यों है। सीटेट के माध्यम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो सीटेट के माध्यम से मैक्सिमम 1 to 8 लेवल तक ही वैकेंसी फिल होती है। 9, 10 एंड 11, 12, है ना। उसके बाद तो कॉलेज का मामला हो जाता है, प्रोफेसर लेवल के लिए UGC नेट वगैरह दे करके फिर उनका अलग से होता है, ठीक है। 9, 10 और 11, 12 में बहाली लेने के लिए सीटेट की डिग्री से तो होती नहीं है। अगर आप सीटेट पास हो तो उस सिचुएशन में आपने बीएड कर रखा है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन बीएड और पीजी भी कर लिया तो आप जो है 1 to आप जो है 11, 12 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने बीएड कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड और ग्रेजुएशन कर रखा है, तब तो आप 1 to 8 के लिए ही फॉर्म फिलअप कर पाओगे और आपको सीटेट देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ख्वाब है कि आप 9, 10 या 11, 12 का टीचर बनना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो क्या मामला है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या मामला है, कहां तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। क्यों ये करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बाद में आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे आप अगर हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी विषय, गणित, है ना, आप साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस के टीचर हो, जो टीचर आप बनना चाहते हो पूरी जानकारी यहाँ तक देंगे। पेपर 1 किन के लिए है, पेपर 2 किन के लिए है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मैक्सिमम एज क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे जो एग्जामिनेशन होगी, है ना, उसकी डेट वगैरह क्या है, और एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से, मतलब किस किस टाइप का होगा परीक्षा का पैटर्न, वो भी बताएंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो भी बताएंगे। क्या पेन पेपर पे होगा या CBT होगा वो भी बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाला है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर में बताएंगे। तो मैंने पूरा पहले ही पढ़ लिया ताकि मुझे वीडियो में बताने में कम से कम समय लगे। देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है ताकि मुझे कम से कम समय लगे आपको चीज़ें बताने में, कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने पहले ही इस पर जो है 15-20 मिनट की पूरी तरह से टाइम देकर के इसको पढ़ लिया है। तो चलिए आइए, बिना आपका समय गंवाए हुए शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताएंगे। अगले 10 से 15 मिनट आप बने रहिएगा। और ये एस्टेट क्यों लिया जा रहा है इतनी हड़बड़ी में, क्योंकि पता है कि एस्टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या कम है, वैकेंसी 9, 10, 11, 12 में ज्यादा है। और वो जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए जितने विद्यार्थी एस्टेट पास होना चाहिए, अभी वर्तमान में एस्टेट पास विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे बिना एग्जाम दिए ही उनकी जॉब लग जाएगी। तो इसलिए अब 9, 10, 11, 12 की पोस्ट को होल्ड कर दिया गया है, उसमें वैकेंसी को रोक दिया गया है। पहले एस्टेट करवा रहे हैं, यहाँ से और 50,000 मान लो 60,000 या 1 लाख विद्यार्थी पास होकर के जितने भी जाएंगे, अब उनके बीच फिर एस्टेट, फिर जो है आपका BPSC एग्जाम लेगा 9, 10, 11, 12 का। फिर उसके बाद आपकी टीचर की बहाली वहां पर देखने को मिलेगी। तो जो लोग मौका जिनको मिल रहा है वो लोग एस्टेट पास कर जाएं और डायरेक्ट आप मतलब 6 महीने के अंदर जैसे ये पास करते हो तुरंत फिर BPSC आपको 6 महीने के बाद जो है ले लेगी एग्जामिनेशन, 6 महीने के अंदर अंदर ले लेगी और फिर आपको 1 साल के अंदर अंदर 9, 10, 11, 12 का आप बन जाओगे। क्योंकि चुनाव है, आपको पता है वैकेंसी कितनी ज़्यादा आ रही है, सरकार पूरी एक्सेलेरेटर दबा रखी है कि जितनी स्पीड में हम दे सकते हैं जॉब उतनी स्पीड में हमको देना है चुनाव से पहले, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। देखिए ये जो पात्रता परीक्षा होगी ये कैसे होगा इसको समझिएगा। ये जो एस्टेट है, ये एस्टेट 2023 का आयोजन जो है करेगी, कौन करेगी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSCB इसको करेगी, ठीक है। अब समझिए इसको, जो पेपर पैटर्न होगा वो कैसा होगा आपका। तो पात्रता परीक्षा जो है वो MCQ लेवल पर होगा, बिल्कुल MCQ का पेपर पूछा जाएगा, MCQ लेवल की चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। MCQ लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ और ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर बता सकूँ, ठीक है। देखो परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा आपका, बहुविकल्पीय होगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रत्येक अंक के लिए आपको कितना मिलेगा, प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक होगा, है ना। प्रत्येक जो आप क्वेश्चन सही करोगे 1 अंक मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट दिया हुआ है,
ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये सब दिया हुआ है, इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का, ये सामान्य विषय के अंदर में आते हैं, इन विषय में से किसी भी सब्जेक्ट का आप टीचर अगर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या शैक्षणिक अर्हता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर जो टोटल 12 हैं उनके लिए आप समझ लो कि कैसे कौन लोग इसको भर सकते हैं। सबसे पहली बात समझिएगा, अगर आपने यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि जो विषय दिया है या विषय समूह दिया है, टोटल जो 12 सब्जेक्ट हैं, उर्दू है, इसमें बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। ये सारे जो सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, इसका अगर किसी में से कोई सा भी सब्जेक्ट के समूह के अंदर में आप आते हो और टीचर बनना चाहते हो तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें इसमें आपको होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी करनी होनी चाहिए। देखो कम से कम आपको 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में, है ना, उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो एक चीज समझ में आया, अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हो तो 50% अंक के साथ अगर आपका ग्रेजुएशन पास है और बीएड कर रखा है तो आप 9th-10th के टीचर बन सकते हो, यानी पेपर 1 आप दे सकते हो। इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट का टीचर आप बन सकते हो, चाहे मैथ टीचर बनो, साइंस टीचर बनो, सोशल साइंस टीचर बनो, है ना, अंग्रेजी, भोजपुरी, फारसी, अरबी, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, उर्दू, कोई भी टीचर आप बनो। ध्यान रखना कि 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, है ना, या तो स्नातक किया हो या फिर स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो और साथ ही साथ बीएड किया हो। ये यहां ये नहीं लिखा है कि स्नातक के साथ स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी में 50%। मान लो ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं होगा तब तो आप बीएड ही नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, ऐसा भी कंडीशन होगा। लेकिन मान लो कि कई बार हम बीएड जो है बाहर से कर लेते हैं, हरियाणा वगैरह से कर लेते हैं, दूसरे स्टेट से कर लेते हैं, और अगर आपने पीजी कर लिया उस कंडीशन में बिहार से, मतलब पीजी कर लिया आप, कहीं से आप पीजी करो, लेकिन पीजी में अगर आपका 50% है, ठीक है, पीजी में अगर आपका 50% है तब भी आप भर सकते हो। तो ग्रेजुएशन या पीजी में 50%, साथ ही साथ बीएड पास हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन यहां पर दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्लियर है। जैसे आपने यहां पर मैं अगर बताऊं कि 4 वर्ष बीएड अगर कर रखा है, देखो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में बीएड या फिर बीएससी बीएड कर रखा है, 4 वर्ष बीएड भी अगर आप कर रखे हैं, है ना, बीएससी बीएड वगैरह कर रखे हैं, तो भी डायरेक्ट आप इस फॉर्म को 9th-10th के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको, यहां पर तब भी जो है आप इसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ध्यान में रखना इसको। इसके अलावा भी दिया हुआ है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं ये पीडीएफ का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा, आप इसको बाद में चेक कर लेना। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इसको मैं लिंक जो है लगा दूं, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना। आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पर, या फिर हमारे टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना, ड्रीम सेवक आईएएस लिखना टेलीग्राम पर, वहाँ पर ये मिल जाएगी श्योरली, मैं वहाँ टेलीग्राम पर डालने वाला हूँ, उससे आप ज्वाइन होकर के ले लेना वहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए अगर आपको शारीरिक शिक्षा का टीचर बनना है, जो कि बहुत कम लोगों को बनना होता है, सुनते हुए चलिएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, बस आप जो है ये सारी चीज़ें मैं बाद में बता दूँ। देखो जो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे शारीरिक शिक्षा वाला है, जैसे यहाँ पर आपका संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, इसके बारे में मैं बाद में बता देता हूँ। चलो मैं बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट आप बर्दाश्त कर लो। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोगों का संगीत नहीं होगा, लेकिन फिर भी सुन लो, ठीक है। देखो ताकि कोई अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो। देखो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में अगर स्नातक किया है तो यहाँ पर शारीरिक शिक्षा का फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो भी खेलकूद कार्यक्रम होता है उसमें आपने किसी खेलकूद में भाग लिया है, एथलेटिक्स के रूप में आपने भाग लिया है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा 45% अंक के साथ अगर आपने स्नातक कर रखा है या फिर आपने खेलकूद में राज्य स्तरीय या फिर आपका राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेलकूद हो रहा था, वहां पर आपने एथलेटिक्स में भागीदारी ली है, तब भी आप शारीरिक शिक्षक के टीचर बन सकते हो। इसके अलावा 45% अंकों के सहित शारीरिक शिक्षा में अगर आपने स्नातक कर रखा है
तब भी आप भर सकते हो, अथवा वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 45 अंकों के साथ सहित जो है स्नातक किया है, तब भी आप भर सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हम लोग संगीत विषय का, तो संस्थान में संगीत में आपको, संगीत में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हो, लेकिन 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए। कितना मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स यहाँ पर संगीत के लिए होना चाहिए। वहीं पर ललित कला की बात करें तो 50% के साथ जो है ललित कला में आपको जो है क्या होना चाहिए? स्नातक होना चाहिए। वहीं पर अगर नृत्य की बात करें तो डांसिंग में जो ग्रेजुएशन होता है उसमें आपको 50% के साथ पास करना होगा। देखो कुछ एग्जाम, कुछ बहाली, कुछ जो पोस्ट आएंगे ना, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे बाद में टीचर बनने के लिए, तो विशेष अध्यापक के लिए भी होगा। ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए विशेष टीचर्स की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर अपने स्नातक उपाधि आपने हासिल किया है और साथ ही साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर आधारित हो, तो आप जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध हो। यानी कहने का मतलब अगर विशेष टीचर बनना चाहते हो तो विशेष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो जो विशेष शिक्षा वाली विशेष बीएड करना होता है ना, जो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशली बीएड होता है, उसको आप जो है किए हुए रहोगे तो आसानी से आप जो है विशेष टीचर बन सकते हो। अब आते हैं यहाँ पर, देखो अगर आप गणित का टीचर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो गणित का जो टीचर है वो कौन कौन बन सकता है, गणित विषय में स्टेट कौन कौन कर सकता है। अगर आपने आपके ग्रेजुएशन में, याद रखिएगा, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, है ना, इसके अलावा सांख्यिकी विषय में से किसी 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने पढ़ा होगा, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है और उस इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट भी आपका था, जितने भी इंजीनियर लोग हैं मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर आपका था, तब भी आप जो है गणित के यहाँ पर एस्टेट वाले फॉर्म सेक्शन में आप भरने के लिए एलिजिबल हो। विज्ञान विषय की बात करें तो चाहे वो कोई भी विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, इसको आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा होगा या फिर इंजीनियरिंग में किया होगा और उसमें साइंस पूछा होगा। साइंस, देखो इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, विज्ञान की विशेषता हो तो वहां पर विज्ञान पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में पूछा ही जाता है विज्ञान, तो आप साइंस एंड मैथ कोई भी टीचर यहां पर बन सकते हो जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं। खास करके याद रखना वो जो आप जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग होते हैं ये सब नहीं भर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली साइंस में यहाँ पर होना चाहिए तो, या फिर मैथ में होना चाहिए। तो आप जैसे कि आपका मैकेनिकल इंजीनियर जैसे हो गया, वो मैथ का भी भर सकता है, साइंस का भी भर सकता है, क्योंकि मैथ और साइंस वहां पर दोनों पढ़ रखा है उन्होंने, ठीक है। सिविल वाले भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो IT वाले हैं, जो आपको कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उनको थोड़ा दिक्कत है वहाँ पर मैथ और साइंस, मैथ वगैरह उनमें भी पूछा जाता है, तो आप एक बार देख लेना। तो जो इंजीनियरिंग किए होंगे जिसमें मैथ साइंस आपका सब्जेक्ट होगा तब तो बड़ी आसानी से आप भर सकते हैं। वहीं पर सामाजिक विज्ञान का अगर आपको टीचर बनना है तो आपने इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट भी आपका था तो आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल हो। तो भूगोल, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति में से कम इतिहास भूगोल तो आपका होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने इतिहास भूगोल मिनिमम आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आसानी से आप सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर टीचर बन सकते हो। भाषा से संबंधित भी अगर आपको भाषा, लैंग्वेज टीचर बनना है तो उस लैंग्वेज में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। याद रखना, ऐसा नहीं कि आप जो है उस यानी आप BA कर रहे हो लेकिन उर्दू में कर रहे हो, नहीं होगा, है ना। उर्दू सब्जेक्ट से ऑनर्स होना चाहिए, क्लियर है। वो सब्जेक्ट में आपको महारत होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये था आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस। अब आइए हम लोग यहाँ पर पेपर 2 के बारे में आपको बताते हैं और पेपर 2 का सिलेबस दिखाते हैं। ये देखिए पेपर 2 है। देखो इससे एक चीज पता चला कि पेपर 1 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए, होने का कोई शर्त नहीं है, ठीक है। कोई शर्त नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है तब भी आप पेपर 1 के लिए भर सकते हो, लेकिन पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड कर रखा है नहीं भर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर देखो आपका पीजी होना चाहिए 50% अंक के साथ, और साथ ही साथ बीएड किया होना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए आप भर सकते हो, समझ रहे हो ना, ये सारे सब्जेक्ट के लिए आप भर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी भी दिया हुआ है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ आपने क्या किया, पीजी कर लिया है, और जो
राष्ट्रीय अध्यापक जो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो कि होते ही हैं ज़्यादातर बीएड कॉलेज, वहाँ से आपने बीए बीएड या बीएससी बीएड किया तब भी भर सकते हो। यानी पीजी तो चाहिए ही चाहिए, आपने कोई भी बीएड किया हो, बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, 2 वर्ष बीएड हो, पीजी बस दे दो आप, ठीक है, पीजी होना जरूरी है। तो नॉर्मल अगर आपने बीएड कर रखा है या बीएससी बीएड कर रखा है तो पीजी में 50% अंक के साथ पास होना बहुत जरूरी है, वरना टीचर बनने का आप जो है 11th-12th का टीचर बनने का ख्वाब छोड़ दो। 50-55% अंक के समकक्ष जो है आपको पीजी होना चाहिए, और 3 वर्ष एकीकृत जिन्होंने बीए बीएड या बीएससी एमएड किया हुआ है, बीएड एमएड का होता है ना 3 वर्ष एकीकृत, 3 साल वाला, जैसे 2 साल में आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 3 साल वाला कोर्स होता है जिसमें बीएड एमएड एक साथ हो जाता है, 1 साल बच गया, 2 साल बीएड 2 साल एमएड करने में लगता है, एक साथ कर लोगे तो बीएड एमएड हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये बीएड एमएड के साथ साथ आपको पीजी भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर में अलग से, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, वरना मुश्किल है। वाणिज्य का टीचर बनना चाहते हो, वाणिज्य विषय में 50% अंक होना चाहिए। वहीं पर कंप्यूटर साइंस का टीचर कौन कौन बन सकता है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो देखो, अगर आपने 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या किया है, विषय समूह में, निम्न विषय समूह में जो विषय समूह दिया हुआ है, इसमें से अगर आपने, है ना, क्या किया, ग्रेजुएशन किया है और DOEACC के स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि की है तो आप इसको भर सकते हो। वहीं पर अगर आपने बीई या बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, कंप्यूटर जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी में है, तो आसानी से आप जो है इसको भर सकते हो। या फिर समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया हो, तो या तो बीई या बीटेक कर रखा हो इस सब्जेक्ट में, या फिर आपने क्या कर रखा हो, यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा भी कर रखा हो, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर यहाँ पर बन सकते हो। वहीं पर याद रखना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखना, जिन्होंने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से, है ना, बीई या बीटेक की उपाधि प्राप्त की है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो लोग भी भर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया, बीई या बीटेक किया, किसी भी स्ट्रीम से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप बीटेक कर रखे हो, लेकिन आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया किससे, कंप्यूटर से, तब भी आप जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर बन सकते हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक अगर आप हो, स्नातकोत्तर हो, तब भी जो है यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, काफी सारी चीजें हैं, PDF दे दूंगा, आप इसमें पढ़ लेना। वहीं पर कृषि विज्ञान का भी उसी तरह से 50% अंक के साथ यहाँ पर पास होना चाहिए, संगीत में भी उसी तरह से 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट समूह दिया हुआ है, अगर आपको फिजिक्स का टीचर बनना है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, ये उन बच्चों के लिए भी है जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, जो पीजी करना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स से पीजी करने वाले हो, है ना, तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, यही 4 होना चाहिए कम से कम, है ना। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो, इसके अलावा किसी से करोगे तो मुश्किल है। कॉमर्स में ये कोर्स होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी में ये, मैथ में, इससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, तभी जाकर के इन सब्जेक्ट के टीचर जो है आप बन पाओगे, ध्यान में रखना आप, ठीक है। और अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज जिसका आपको इंतजार था, वो है आपकी सिलेबस, ठीक है। बहुत अच्छे से सिलेबस को समझाएंगे। देखो, क्योंकि पहले पढ़ लेने के बाद, है ना, गहन अध्ययन करने के बाद चीजें फटाफट मुंह में आती है और फटाफट समझ में भी आती है। समझ के समझाओ तो काफी अच्छा होता है, डायरेक्ट खोल के पढ़ रहे हो, बता रहे हो, उसमें मजा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने आधा घंटा देकर के पहले इस चीजों को समझा। देखो, अगर इसमें आ जाते हैं सिलेबस के तौर पर, अगर देखें इसका जो सिलेबस होता है, इसमें पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होता है आपका स्टेट में। पेपर 1 का जो लेवल होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और पेपर 2 का जो लेवल होगा वो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट का लेवल होगा। कहोगे सर ये क्या है? ग्रेजुएशन में और भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसका लेवल थोड़ा लूज होता है, कम होता है, तो स्नातक स्तरीय लेवल का पाठ्यक्रम होगा पेपर 2 के लिए, जो कि उच्च माध्यमिक के तहत आता है। पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए जो टीचर आप बनोगे, उसमें जो एस्टेट की को जो पूछा जाएगा, उसमें राज्य स्तर में लागू जो स्नातक यानी प्रतिष्ठा है ना, जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, ऑनर्स सब्जेक्ट, ऑनर्स, उस लेवल का सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इससे डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होगा। पेपर 1 में थोड़ा इजी होगा, पेपर 2 थोड़ा टफ होगा, बस हो गया। अब देखो कैसे पूछेगा, पेपर 1 पेपर 2 में आपका सेम रहेगा पैटर्न। 100 मार्क्स का जो भी विषय से आप टीचर बनने जा रहे हो, मैथ से, साइंस से, जिससे भी बनने जा रहे हो, 100 नंबर का वो आपको पूछ लेगा उस सब्जेक्ट से, और 50 नंबर तो फिक्स रहेगा सभी के लिए, वो होगा शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता। जो आप टीचिंग पेडागोजी पढ़ते हो ना, टीचिंग पेडागोजी से यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिलेगा। टीचिंग पेडागोजी से यहाँ पर 50 नंबर जो है
आपको पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 150 मार्क्स का यहाँ पर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और याद रखना पेपर कैसा होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पेपर हमारा कैसा होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रत्येक प्रश्न एक होगा, परीक्षा में बहुविकल्पिक होगा और सीबीटी मोड से होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड मोड से। मैं दिखाता हूं कहां पर लिखा हुआ है इस बारे में, ठीक है। आप समझ गए कि क्या पूछेगा, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछेगा और 50 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको यहां पर पूछ लेगा। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम उम्र सीमा तो आप लोगों की हुई नहीं होगी, मिनिमम 21 है। मिनिमम अगर बात करें, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 21 वर्ष है। और मैक्सिमम आप यहां पर पढ़ सकते हो अपने अपने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि अनारक्षित जो पुरुष हैं 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हो 40, अति पिछड़ा के लिए पुरुष या महिला हो 40, अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के लिए 42। लेकिन यहाँ छूट दिया गया है, दिव्यांग कैटेगरी वालों को जो है यहाँ पर छूट मिली है 10 वर्ष की। और वहीं पर बात करें जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिला हुआ है। मान लो कोई अगर जनरल कैटेगरी से 3 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया तो उसको कितने हो गए, 37 और 3 40 हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, हो सकता है उन्होंने 40 वर्ष की एज से ज्यादातर 45 साल तक उन्होंने जो है जॉब किया है ना, तो वो जो 5 साल का माइनस हुआ वो भी आपको समय मिलेगा, यानी 45 साल तक, यानी 45 की एज तो उसकी हो रखी है, यानी 5 साल और अधिक मिलेगा। तो आपको समझ रहे हो ना, यहां पर लिखा हुआ है कि आपको बताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, यानी 3 साल तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आपकी एज 50 हो गई है, और मैक्सिमम आपका 37 + 3 40 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते थे, और आपने 45 साल तक ड्यूटी किया, तो आपने ज्यादा ड्यूटी किया, कितना, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट थी उससे कितना ड्यूटी किया, उतना साल और आपको जो है एज में रियायत दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीजें भी है जो मैं छोड़ रहा हूं, जो कि काम की नहीं है ज्यादातर। अब आते हैं फॉर्म वगैरह के बारे में कि भैया फॉर्म की फी भी क्या लगने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उत्तीर्ण अंक देख लो, 50% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 50% जो नंबर है वो पास होने के लिए चाहिए। तो किसका भाई 50%, सामान्य कैटेगरी के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40, वहीं पर बात करें दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। तो अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग और महिलाओं के लिए 40-40, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, और जो सामान्य वर्ग है 50%। तो आप लोग 50-60% का टारगेट तो यहां पर लेके ही चलना, उससे कम का मत लेके चलना, ठीक है। अब चलो, जो भी विद्यार्थी पास करेंगे उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा लड्डू। लड्डू क्या होता है, लड्डू आपका एक प्रमाण पत्र होगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि भैया फलाना ने पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है। और वही प्रमाण पत्र जब आप फॉर्म फिलअप करोगे बीपीएससी टीईटी का भविष्य में, तो वही प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप सीटें एस्टेट पास हो या नहीं हो। अगर पेपर 1 के लिए पास हो या पेपर 2 के लिए पास हो, वो तो आप फॉर्म में डालोगे ही, प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा कि भैया हम दोनों में पास हैं, हाई देख लो आप, ठीक है। ऐसा करके आपको बोलना पड़ेगा फॉर्म के अंदर में, है ना। बोलना मतलब क्या, अपलोड करोगे वो समझ जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखिए मजे की बात और बता देते हैं आपको। अब देखो मजे की बात, जो पैसवा आपसे लिया जाएगा वो पैसवा आपसे धाड़ धाड़ करके लिया जाएगा, ठीक है। सीटेट से ज्यादा पैसा यहाँ पर बिहार में ले रहे हैं एस्टेट के लिए। अब देखो 960 रुपया जो है आपको यहाँ पर देखो 960 रुपया जो है आपको लिया जाएगा अगर आप इन सब कैटेगरी से हो। किसके लिए, पेपर 1 के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति से और दिव्यांग से हो तो 760 रुपये पेपर के लिए। वहीं दोनों पेपर को मिला दें तो 1440 रुपया लिया जाएगा इन कैटेगरी वालों के लिए। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले लोग हैं या पिछड़ा लोग हैं, पिछड़ा वर्ग वाले लोग, उनसे लिया जाएगा। और 1140 रुपया धाड़ धाड़ करके ले लिया जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग लोगों से, है ना। तो फी में बाबू रियायत नहीं दिया गया है, कम लग रहा है फी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के, है ना, दिया गया है। और यहाँ पर सीबीटी मूड में ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, सीबीटी मूड में ये लेंगे। कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन सीबीटी मूड में होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे वो भी दे रहा है। ले रहे हैं सीबीटी मूड में तभी तो दे रखा है ना, तो मतलब सीबीटी मूड में आपका होगा। और जो एग्जाम होगा ये देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवधि से होगा। देखिए साफ साफ लिख दिखा है यहाँ पर कि जो एग्जाम होगा वो सीबीटी विधि से आयोजित होगी। और जो है कितने नंबर का होगा, 150 मिनट होगा, यहाँ पर 150 मिनट होगा और 2.5 घंटे की पेपर होगी। 150 क्वेश्चन 150 मिनट यहाँ पर होगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम है ना परीक्षा शुल्क, आवेदन पर
प्रपत्र भरने की एवं परीक्षा शुल्क भरने की जो तिथि होगी वो आपका 4:30 बजे से दिनांक इतना के अपराह्न तक जो है स्वीकार किया जाएगा, यानी 23/8 तक जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखना। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8 के अपराह्न तक, 9 अगस्त के अपराह्न तक 4:30 बजे से दिनांक 23/8/2023 तक, यानी 9 अगस्त 4:30 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगी और 23 अगस्त के अपराह्न तक जो है स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है आपको पता ही है कि पहले आप bpsctt.com पर जा करके, है ना, जो आप क्लिक करने पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट 2023 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहले आप अपना सारा चीज चेक कर लीजिए। इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कि आजकल सभी के पास होता है वो सब मिलेगा। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर भुगतान करना है। फॉर्म पेमेंट करने के बाद ही आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे, समझ रहे हो ना। पहले अगर आप जा रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना, फिर आपको मोबाइल नंबर डाल करके SMS OTP वगैरह आएगा, लॉगिन कर लेना, पूरा फॉर्म ये फिलअप कर लोगे। अब देखो इसमें क्या क्या चाहिए। एक चीज़ चाहिए फोटो वगैरह, जो कि आपको पहले से जुगाड़ लगा के रखना पड़ता है। वो ये है कि फोटो का साइज जो है 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए और ये 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, इस साइज में आपका होना चाहिए और रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए और फोटोग्राफ जो है बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वाइट होना चाहिए, लाइट कलर में भी हो तो नहीं छटेगा, फॉर्म आपका जो है ले लिया जाएगा। मैं कहता हूँ सामान्यतः कैसा भी होगा तो चलेगा, लेकिन यह है कि फोटो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्लियर फेस देखना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड का मतलब फेस आपका क्लियर देखना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो सफ़ेद हो या फिर लाइट बैकग्राउंड हो, नहीं तो भैया रिस्क मत लेना। कई साल के बाद एस्टेट आया है तो आप सफ़ेद बैकग्राउंड, सबसे बढ़िया वाइट बैकग्राउंड में बोलो कि भैया पीछे हमको वाइट चाहिए, एकदम पूरा वाइट बैकग्राउंड में आराम से जाओ, स्माइल करके फ़ोटो खिंचाओ और डाल दो आप। ठीक है, और टोपी खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा वगैरह ना रखें आप। अब देखो प्रमाण पत्र क्या क्या लग जाएगा फॉर्म फिलअप करने में, जो आपके काम की चीज़ है। देखो 10th का जो आपका मार्कशीट है वो लगेगा, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए तो ये वही लेते हैं। 12th का आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लग जाएगा। 12th का प्रमाण, 10th का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, सर्टिफिकेट और रिजल्ट यानी मार्कशीट दोनों लगेगा। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों लगेगा। स्नातक अगर आपने किया है, PG अगर पेपर 2 के लिए भर रहे हो तो आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगेगा। B.Ed का प्रमाण पत्र और अंक पत्र तो लगेगा ही। अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर है तो वो भी आपको लगेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र जो है, आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। तो भैया जल्दी जल्दी फॉर्म रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दो। जिनका भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बना है, पुराना है, 2-4 साल पुराना है, तो बनवा लो भैया आप। ठीक है, और वहीं पर अनुसूचित, और कब तक बनाना है ये ध्यान में रखना, 23, याद रखना, ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात हो गई। 23 अगस्त तक ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी 20 दिनों में बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, तो आप इसको इमीडिएटली भर दो। या फिर आप जो है ये कर सकते हो कि एक माध्यम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या, एक माध्यम आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक से बनता है या कहीं से भी, जहाँ से भी आप बनाओगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो होता है इमरजेंसी वाला, यानी 2 दिनों में बना करके आपको दे दिया जाता है। तत्काल सेवा उसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ले लो। कोई भी कैटेगरी से हो तो आपको कैटेगरी वाला तो लगेगा ही, आरक्षण प्रूफ करने के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अथवा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। यानी आप जो है विवाहित महिला हैं, है ना, कुछ भी हो, विवाहित हो अविवाहित हो, हमेशा पिता के नाम से ही आपका जो है क्या होना चाहिए, वो आपका क्रीमी लेयर रहित हो, या फिर आपका आरक्षण का दावा करने के लिए कोई भी कैटेगरी से हो। तो ऐसा नहीं कि हस्बैंड लोअर कैटेगरी में आपने शादी कर लिया तो आपका कैटेगरी चेंज हो गया, नहीं, आपका जन्म जो है कहाँ से हुआ था, किस कैटेगरी में थे जब आपका जन्म हुआ, वो माना जाएगा। तो आपके पिता का जो है नाम से होना चाहिए, ना कि पति के नाम से आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाना है, पिता के नाम से आपको बनाना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, और कोई भी दिक्कत के लिए तो नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एस्टेट के बारे में सारी चीज़ें। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगी 9 अगस्त से, है ना, फॉर्म फिलअप जो है पूरी तरह से ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है। 9 अगस्त से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर दो। और लेकिन प्रमाण पत्र तो लगेगा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वो चीज़ आप देख लेना, बनवा लेना। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ आपको
यहाँ पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवास से प्रमाण पत्र, तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भाई लगेगा, उसमें कोई माफ़ी नहीं है, आपको वो सर्टिफिकेट जो है लेना होगा। अब सवाल ये उठता है कि एस्टेट की जो फ्री तैयारी है उसको करने में क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो हम बताना चाहते हैं कि हम कहाँ से मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समय दीजिए। चलो देखिए, क्या है इसमें हम कुछ मदद कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम मदद करेंगे आपको। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पर आपको एस्टेट सीटेट वाली जो क्लास है वो आपको करवाएंगे हम, ठीक है? खास करके जो टीचिंग पैडागोजी है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है ना, जो सभी के लिए कॉमन है, उसकी क्लास तो मस्ट चलाएंगे हम, है ना? 50 नंबर फिक्स आपको करवाएंगे। बाकी आपका जो भी पर्सनल सब्जेक्ट है उस पर भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से वहाँ पर आपको करवाएंगे। वो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, कोई भी कोर्स वगैरह यहाँ पर हम लॉन्च करने नहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो हम सोचेंगे इसके ऊपर कि इसको कराया जाए, है ना? वरना आपकी फ्री प्रिपरेशन होगी। ड्रीम सेवक आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐप पर लगा दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप जो है सर्च करके @DST PDF कर लीजिए। और सारे लिंक्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप पर हाई लिख सकते हो, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसका जो PDF है ना, ये वाला जो मैंने समझाया टिक किया हुआ पूरा PDF, वो मैं आपको @DST PDF पर लगा दूंगा, यहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हो। या ड्रीम सेवक टीचर से लिख लेना आप, ये मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं जस्ट अभी डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।